नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से निगरानी मजबूत करने का आग्रह किया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा और कोविड वेरिएंट JN.1 सहित सांस संबंधित रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सुरक्षात्मक उपाय करने को कहा गया है। बता दें कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 वायरस वैश्विक स्तर पर सभी देशों में विकसित, बदल और प्रसारित हो रहा है, जबकि वर्तमान सप्ताहों से पता चलता है कि JN.1 द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम है। हमें अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूल करते के लिए एक वायरस के विकास को ट्रैक करना जारी रखना चाहिए। इसके लिए देशों को निगरानी और अनुक्रमण को मजबूत करना होगा और डेटा साझा करना सुनिश्चित करना होगा। बता दें कि WHO ने JN.1 को इसके तेजी से वैश्विक प्रसार के बाद एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। हाल में सप्ताहों में JN.1 कई देशों में रिपोर्ट किया गया है और इसका प्रसार विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं JN.1 द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कम आंका गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुमान है कि ये वेरिएंट अन्य वायरस और बैक्टीरियल संक्रमणों के बढ़ने के बीच सर्दी वाले देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का कारण बन सकता है। डॉक्टर खेत्रपाल सिंह ने कहा कि लोग छुट्टियों के मौसम में ट्रैवल करते हैं और एक साथ इकट्ठा होते हैं। घर के अंदर बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं, जहां खराब वेंटिलेशन श्वसन रोगों का कारण बनता है। इसको देखते हुए अस्वस्थ होने पर समय पर अपनी देखभाल करना बेहद जरूरी है। इससे पहले मई में कोविड-19 मामलों को अस्पताल में भर्ती होने पर मौतों की गति से निरंतर गिरावट के बाद WHO ने घोषणा की कि कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय निर्देशक ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उच्च स्तर पर कोविड-19 का प्रसार लगातार जारी रहेगा। देशों का श्वसन रोगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निगरानी, अनुक्रमण और रिपोर्टिंग को मजबूत करना चाहिए। देखिए, बता दें कि कोरोना से सुरक्षा आखिर किस प्रकार से की जा सकती है। बता दें कि 2 बार पहले भी कोरोना की वेव देश में आ चुकी है और एक बार फिर से कोरोना के संक्रमित केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ WHO ने इस पूरे विषय को लेकर चिंता जताई है। बता दूं कि कोरोना का JN.1 वेरिएंट अब सामने आया है और ये उतना घातक नहीं है, लेकिन इससे बचाव करने की जरूरत है। कोरोना से आखिर किस प्रकार से सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और किन किन चीजों से हमें बचाव करने की जरूरत है, ये सारे सवाल आप सभी के मन में आते हैं। ऐसे में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दिया और कोरोना से बचाव किस प्रकार से होगा, आज हम इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि कोरोना के प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निगरानी, अनुक्रमण और रिपोर्टिंग को मजबूत करना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा सलाह दी जा रही है कि कोरोना से बचाव के लिए आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है और एक बार फिर मास्क लगाना है। देखिए, हर क्षेत्र, और अगर क्षेत्रों की बात करें तो राज्य पंजाब एक पहला ऐसा अभी तक राज्य बना है जिसने वापस से मास्क को दोबारा से कंपलसरी कर दिया है। बता दें कि कोरोना के केसेस में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है, जहां लगातार देश में एडवाइजरी जारी की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड, पंजाब और तमाम राज्यों ने कोरोना को देखते हुए, कोरोना के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें कि हर साल सर्दियां जैसे ही बढ़ती हैं, कोरोना दस्तक दे देता है। ऐसे में इस बार कोरोना का JN.1 नाम का एक वेरिएंट भी सामने आया। हालांकि भारत में इस वेरिएंट के ज्यादा केसेस अभी तक नहीं दर्ज किए गए हैं, लेकिन जितने केसेस हैं वो काफी चिंता का विषय है। ऐसे में इन JN.1 के क्या कुछ कोरोना वायरस का असर रहेगा, इसके लक्षण क्या क्या हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि क्या JN.1 सांस संबंधित रोगों को बढ़ावा देगा, इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि जिस प्रकार से पिछली बार इन्फ्लुएंजा आया था, उसी प्रकार से अब इन्फ्लुएंजा को कोविड वेरिएंट JN.1 के तौर पर देखा जा रहा है। JN.1 वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है। बिहार के राज्य में 2 लोगों के अंदर ये वेरिएंट पाया गया, तो वहीं अब तमाम मामले देश भर में आ रहे हैं और बता दें कि कोरोना तेजी से एक बार फिर रफ्तार पकड़ते नजर आ रहा है।
तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या क्या तैयारियां हैं कोरोना को लेकर, बढ़ते कोरोना को लेकर किस प्रकार से प्रदेश एडवाइजरी जारी कर रहा है, साथ ही डॉक्टर्स का क्या कहना है और डॉक्टर्स किस प्रकार की एडवाइजरी लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे में बीच बचाव किस प्रकार से लोग अपना करें, किस प्रकार से लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, साथ ही साथ मास्क लगाएं और वापस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसी बातें डॉक्टर्स लगातार कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से निगरानी मजबूत करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा और कोविड वेरिएंट JN.1 सहित सांस संबंधित रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सुरक्षात्मक उपाय करने को भी कहा गया है। बता दें कि डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा बुखार, जुकाम, सर्दी और सांस संबंधी रोगों का महसूस कर पा रहे हैं तो जल्द से जल्द उसके उपचार के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं। साथ ही वापस से डॉक्टर्स द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है कि मास्क भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूर लगाएं। देखिए, बता दें कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोविड-19 वायरस वैश्विक स्तर पर सभी देशों में विकसित, बदल और प्रसारित हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आते हैं। इससे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस देश में मई में दस्तक दिया था और अब दोबारा से कोरोना का एक नया वेरिएंट JN.1 ने देश में दस्तक दे दिया। बता दें कि अभी तक लगभग 4 से 5 JN.1 के मामले देश में दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना के अगर केसेस की बात की जाए तो इस वक्त देश में 2900 से ज्यादा सक्रिय मामले कोविड के देश में हैं। तो ऐसे में काफी सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं कि क्या जो पुरानी वैक्सीन है वो इस बार भी कारगर साबित होती है, और लगातार देश में चौथी वैक्सीनेशन की बातचीत भी की जा रही है। तो ऐसे में आखिर क्या है वो चौथा वैक्सीनेशन, क्या उस वैक्सीनेशन की हमें जरूरत है, क्या पहली और दूसरी डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद क्या चौथी वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं, क्या हमारी बॉडी तैयार है? आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि JN. वेरिएंट से WHO की टेंशन बढ़ गई है। चलिए, तो आज जिस प्रकार से कोरोना लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे खास कार्यक्रम में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ सलाहकार चिकित्सक डॉक्टर नवींद्र चंद्रा जी मौजूद है। नवींद्र चंद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश जी भी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए नवीन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जिस प्रकार से लगातार कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है और लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी फॉलो करने की जरूरत है लोगों को? नमस्कार जी, मैं आपके दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी, और साथ में कहता हूं कि स्वस्थ रहें। दूसरी चीज ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा है उसका बहुत सरल सा जवाब है कि हम लोगों को पहली चीज ये है कि डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो हमने सिम्टम्स देखे हैं वो बहुत माइल्ड रहे हैं। 4-5 दिन में जो है वो सिम्टम्स आके चले जाते हैं और कोरोना नेगेटिव भी हो जाता है जी। नंबर 3, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, और ऐसे दूसरी चीज मैं एक आपके दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि ऐसे 400 वेरिएंट ऑलरेडी हैं मार्केट में, मतलब जो देश विदेश में, और जिनका की जो है वो स्टडी चल रही है बराबर जी। लेकिन ये एक ऐसा कोरोना था जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, WHO के हिसाब से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था। और अब जो है वो, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार नहीं है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्योंकि ये माइल्ड वेरिएंट है ओमाइक्रॉन का जी, तो इसीलिए अभी तक कोई घातक खबर नहीं आई है। एक आध मौत इधर उधर हुई है, लेकिन वो सब उन लोगों में हुई है जिन लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही बहुत कम थी, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, या जिन लोगों को की काफी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इस तरह की हार्ट डिजीज हैं, तो उन लोगों में ये थोड़ा सा घातक हो सकता है। COPD है, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, अस्थमा पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा जी।
नवीन जी देखिए, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी। जब भी सर्दियां देश में दस्तक देती हैं तो कोरोना के मामलों में इजाफा होता है, तो ये सर्दियों का जो कोरोना से कनेक्शन है ये लोगों को थोड़ा कम समझ आता है। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में भी बताएं। जी, ऐसा है कि कोरोना में जो है वो कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो जी। और आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शन हमेशा जब कभी भी मौसम बदलता है, सर्दियों का मौसम आता है तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाता है। आप देखिए, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो 90% लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्की खांसी, सोर थ्रोट की तकलीफें हैं और ये हमेशा से रही हैं, कोई कोरोना काल से नहीं है। लेकिन ये कोरोना एक नया वेरिएंट जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज में जुड़ गया है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सा एंकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश जी भी जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट्स का देखते हैं हम, पहले इन्फ्लुएंजा आया, अब JN.1 आया, तो इन वेरिएंट्स को कैसे देखा जा रहा है? साथ ही कभी भी क्या देश कोरोना मुक्त हो पाएगा क्या? नेचुरल हिस्ट्री में है, उनका म्यूटेशन होते रहते हैं, ओके, वायरल बॉडी से, और हर म्यूटेशन में जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं, ओके। काफी बार प्रीवियसली ऑल्सो 10 साल 20 साल पहले भी जो वायरस इन्फेक्शन है 5 से 6 वेव आए थे, बिकॉज वायरस बदलते रहते हैं। उसी हिसाब से ये वायरस अभी भी म्यूटेशन किया है। हम ए देखे, बी देखे, सी देखे, डेल्टा देखे, अभी JN.1, इसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस होकर के नया नया वेरिएंट आते हैं। यस, हमारे देश में तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कोविड वेरिएंट, न्यूमोनिया वायरस सब प्रेवलेंट है। पॉपुलेशन ज्यादा है, लो इम्यूनिटी है कुछ आदमियों के, ओवर क्राउडिंग है, की वजह से इस सर्दी काशी के समय वो फैलते हैं। अनीता जी, ये जो JN.1 है इसके लक्षण क्या क्या है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अमूमन जब सर्दियां आती हैं तो जुकाम, बुखार ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स है जो हर किसी में पाए जाते हैं। तो ऐसे में JN.1 के वो स्पेसिफिकली कौन से सिम्टम्स हैं जो लोगों को जिससे समझ में आए कि हाँ ये JN.1 है? देखिए, स्पेसिफिक सिम्टम्स तो उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे सबको फीवर होता है, चिल्स होते हैं, ठंडी लगती है, खांसी होती है, गला में दर्द होता है, घोंटने में दर्द होते हैं, कंजेशन, नाक से पानी निकलता है, बुखार है, सारा बदन मसल्स में दर्द होते हैं, उनको उठने बैठने में दर्द होता है। किसी आदमी को कुछ फैटिग लगता है, किसी आदमी को डिफिकल्टी ब्रीदिंग। हम जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट है, हमारा सब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऑलरेडी हमारे अंडर 4-5 एडमिशन हो चुके हैं नॉन स्पेसिफिक वायरल के। तो हम बता सकेंगे कि कौन सिम्टम्स पर्टिकुलरली पॉइंट आउट टू ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस इन्फेक्शन के जैसा है जी। एंड इसके साथ साथ अगर आपका तबीयत खराब होने लगता है, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली एडमिशन करना है, CT स्कैन ऑफ द चेस्ट करना है। तो हमारे पास उतना डेटा नहीं है जानने के लिए, बिकॉज ओनली 628 केसेस अभी देश में पकड़ गया है कल, एंड तो उसी हिसाब से वी हैव टू वेट टू टेल, बोलने के लिए यही है साइंस एंड सिम्टम्स। जी, हमारे साथ पैनल में डॉक्टर नवीन जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो JN.1 है इसके लक्षण क्या क्या है सर? देखिए, लक्षण जो है वो बहुत ही माइल्ड, जैसे किसी भी जुकाम खांसी में होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, उन सब वही लक्षण है। रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द है, थोड़ी सी छींकें वगैरह आ रही हैं, हल्का, कुछ लोगों को हल्का बुखार आ रहा है, फटीग है, थोड़ा सा फटीग है, और जो है वो कुछ केसेस में देखा गया है कि माइल्ड डायरिया भी है जी। तो सर ऐसे में इस पूरे लक्षण से हम सतर्कता कैसे बरतें? ये जो JN.1 वेरिएंट है, हमें इससे सतर्क कैसे रहें, ये एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। देखिए, ऐसा है कि हेलो जी जी सर, मैं आपको सुन सकती हूँ। हाँ, ऐसा है कि इसमें जो है वो जरूरी क्या है कि जो कोविड के जो पहले हमने प्रोटेक्टिव कवर्स बताए थे, जैसे डिस्टेंस रखना है, भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क पहनना जरूरी है, ज्यादा पुअर वेंटिलेशन में नहीं रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट रखनी है। और दूसरी चीज क्या है कि जो
जो हम लोगों को ये अभी जैसे ये फेस्टिव सीजन है जी, सब लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। सड़कों पे इतनी भीड़ है, सब टूरिस्ट स्पॉट्स में इतना जमघट है, तो वहां पर जो है प्रिकॉशंस लेने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जो लोगों को तकलीफ है, जैसे तकलीफ होती है ये जो कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनको हम बोलते हैं कि हाई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, और दूसरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर है, बहुत बुजुर्ग लोग हैं 65 इयर्स के ऊपर जो जिन लोगों की एज है, उन लोगों को बहुत सख्त जरूरत है इन सब प्रिकॉशंस को लेने की। और प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस जो है वो पिछले कोरोना में जो दी गई थी वही गाइडलाइंस हम लोगों को फॉलो करनी है। देखिए हमारी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसमें जो डिस्टेंस हम लोग जो WHO के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस 6 फीट का रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, जब कभी भी ऐसे एरिया में जाएं तो अपने आप को मास्क के थ्रू जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी है जी। नंबर 2, थोड़ा सा जो है वो जिन लोगों को जुकाम सर्दी खांसी है उन लोगों को अगर वो 1-2 दिन में उनको कुछ रिलीफ नहीं मिलता है तो उनको एक तो RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उन लोगों को भी फौरन अपने घरों में आइसोलेट हो जाना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए जी। और सबसे बड़ी जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में वो है बार बार साबुन से हाथ धोने की। डॉक्टर अनीता जी, मेरा सवाल आपसे है कि मेरा सवाल देखिए ब्रेक पे जाने से पहले यही था डॉक्टर अनीता कि क्या जो वैक्सीन है वो इस बार भी कारगर है, क्योंकि देखिए वैक्सीन को लेके भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही में एक और सवाल मैम इसी में आप इंक्लूड करना चाहूंगे कि वैक्सीन की चौथी डोज की भी बातें सामने आ रही है, तो क्या चौथी डोज की जरूरत है क्या लोगों को? देखिए, हम आपको आंसर करने के लिए पहले 1-2 लाइन बताना चाहते हैं। JN1 जो है अभी WHO इनको वायरस ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं। इनका कितना खतरनाक है उसको हमारे लिए पता नहीं, इनका जेनेटिक मटेरियल भी पता नहीं है, कितना दूर तक वो फैलेगा वो भी पता नहीं। वी डोंट नो द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, कैसे स्प्रेड होगा, क्या जेनेटिक, सब कुछ पता नहीं है। तो इसी हिसाब से आपकी सबको बोलना है कि जो हमारे कोविड वैक्सीन था वो काफी जबरदस्त वैक्सीन है, बहुत सारे स्ट्रेन के ऊपर काम किए हैं, शायद इस JN1 वायरस का स्ट्रेन के ऊपर भी वैसी ढंग से काम करेगा। तो इट इज बेटर टू टेक अ बूस्टर डोज और फोर्थ डोज, पर्टिकुलरली जो जिस आदमी हाई रिस्क है, जैसे हमारा कैंसर का पेशेंट, बुजुर्गों, बच्चे, कार्डियक पेशेंट, पल्मोनरी पेशेंट, जो न्यूरोलॉजी पेशेंट, डायलिसिस में है, ट्रांसप्लांट पेशेंट, जो जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क, जिनका इम्यूनिटी कम है, उनको जरूरी है। एंड ऑल्सो हेल्थ केयर वर्कर, जैसे हम लोग डेली पेशेंट देखते हैं, नर्सेज, स्टाफ, सिक्योरिटी, फायर, फ्रंट ऑफिस, इनको सबको देना है ये बूस्टर डोज। इस पे दिखाई दिया क्या है, एटलीस्ट पूरा ही पूरा अगर नहीं कंट्रोल पाएंगे तो काफी देर तक और काफी दूर तक ये वायरस का सीवियरिटी कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो इम्यूनिटी बढ़ेगा जिससे वायरस के अगेंस्ट वो लड़ सकते हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। माय सजेशन, जो अभी वैक्सीन चल रहा है उनको दे दो, काफी अच्छे हैं, हमारा फुल कंट्रोल था। फोर्थ डोज, बूस्टर डोज देना ही चाहिए, एटलीस्ट सम कंट्रोल। फिर हमारे पास डेटा आ जाएंगे कि ये वायरस ऐसे हैं, बदलना है वैक्सीन, उसी तब तक एक ही वैक्सीन हमारे ख्याल से चलाना शुरू करना चाहिए जी। तो मतलब मैम आप कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो पुरानी वैक्सीन है वो इस वेरिएंट के लिए भी कारगर साबित होगी कुछ देर तक, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल, एंटायर जेनेटिक मटेरियल तो बदलना नहीं है, थोड़ा पोर्शन बदल है, बट पुराना जो है उसको ऊपर तो एक्ट करेगा। नया पोर्शन हम लोग रिसर्च कर रहे हैं लैब में, उसके लिए तो टाइम देना चाहिए, बट रेस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज सेम, उसके ऊपर तो करेंगे। तो हमारे इट्स अ प्रिकॉशनरी मेथड, वी शुड गिव द वैक्सीनेशन, सीवियरिटी कंट्रोल होगा, स्प्रेड थोड़ा कंट्रोल होगा, बहुत सारे एडमिशन कंट्रोल होगा, मौत से बचेंगे पेशेंट, तो हमारा ख्याल से देना जरूरी है। जी। डॉक्टर नवीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि सुरक्षा विभाग, ये जो स्वास्थ्य विभाग है, इसको क्या क्या तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना में लगातार उछाल देखा जा रहा है? देखिए, सबसे जरूरी ये है कि हम लोग जो है वो तैयारी करें इस तरह से कि एक तो लैब टेस्टिंग का जो है
वॉर फुटिंग पे बढ़ानी चाहिए जी। जितने भी केसेस आइसोलेट होते हैं, जिनको कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव होता है, या जिन लोगों ने नेगेटिव ये रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया हुआ है, उनका पॉजिटिव आता है, तो उन सब लोगों को एक तो उनके कॉन्टैक्ट्स को जो है वो कांटेक्ट करके, जैसे पिछली बार किया था, सब लोगों का RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, उनको आइसोलेट करना चाहिए। और जिस तरह से पहले BMC या जो लोकल अथॉरिटीज हैं जिन्होंने उनको किया था कि भाई जो है वो घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो ये सब करना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। और दूसरी चीज ये है कि सब लोगों को बहुत ही सीरियसली ये बताने की जरूरत है जी। किसी भी मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन हैं, सोशल मीडिया है, SMS हैं, कि जो है वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हो जाएं तो फौरन अपने आप को आइसोलेट कर लें, मास्क पहने, बार बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज करें। और दूसरी चीज ये है कि घर से बाहर ना निकलें जी। इससे जो है वो फैलने का डर जो है वो, चाहे वो फैमिली में हो या बाहर लोगों को हो, उनमें कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये क्लस्टर में देखा गया है। क्लस्टर से मतलब ये होता है कि अगर एक ऑफिस में, जैसे जी। एक ऑफिस है, उसमें 10-15 लोग एक साथ बैठे हुए एक केबिन में काम कर रहे हैं या ऑफिस में इस तरह से काम कर रहे हैं, और किसी एक को हो गया तो वो क्लस्टर में 4-5 लोगों को हो सकता है जी। तीसरी चीज ये है कि जो है वो हमारे को सब एयरपोर्ट्स पे ये अपनी टेस्टिंग की इक्विपमेंट रखनी चाहिए। और जो लोग भी एंडेमिक एरिया से आ रहे हैं इस वक्त, जैसे USA से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, या यूरोपियन देशों से आ रहे हैं, तो उन लोगों को जहां कहीं भी उनको लक्षण नजर आए, उनको जो है वो फौरन टेस्टिंग करें और उनको फिर उसी तरह से आइसोलेट करें जैसे पहले किया था जी। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो इंडिजिनस नहीं फैला है। ये देखिए, पहला केस केरला में आया था जी। वो जो व्यक्ति है उनके घर में कोई सिंगापुर से आया था, और सिंगापुर में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस हैं, करीब 60,000 केसेस हैं। तो उससे जो है वो धीरे धीरे अब फैलता गया है। दूसरी चीज ये है कि अब ठंडक का वातावरण नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पर जो है वो अब तक नहीं फैला था, लेकिन अब आप देखिए राजस्थान में फैल गया है, नीचे से ऊपर आता जा रहा है। महाराष्ट्र में इतने केसेस हो गए हैं, कल ही थाने में करीब 100 केसेस देखे गए हैं। तो इस तरह से अब ये पूरी कंट्री को इनगल्फ कर लेगा, लेकिन फिर भी इसमें घबराने की बात नहीं है। और WHO ने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई वैक्सीन की एडिशनल बूस्टर डोज इस वक्त लेने की जरूरत नहीं है जी। और खास तौर पे मैं एक और सजेशन देना चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई दवाई ना ली जाए। जैसे पिछली बार जो है वो अंधाधुंध जो है स्टेरॉइड्स लिए गए जी, और कई तरह के इंजेक्शंस लिए गए, रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस लिए गए। कृपया करके उनको ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनसे जो है वो उनसे ज्यादा तकलीफें बढ़ी हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि पुराने जो कोविड केसेस वो लॉन्ग कोविड में कन्वर्ट हुए, बहुत लोगों को डायबिटीज और मास हो गई। तो प्लीज ऐसा ना करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी कोरोना पे हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल देखिए, हमारी भी आपसे यही अपील है कि सतर्क रहें, सावधान रहें जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।